नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि इस लड़ाई से बचने का एक ही तरीका है और वो है मास्क। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप मास्क नहीं उतारेंगे। पहली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की ओर भागने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल के हाथ एक चिट्ठी से इसका पर्दाफाश हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिणी बस्तर, पश्चिमी बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडर की कोरोना से मौत होने का भी जिक्र है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी से साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी मच गई है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गाँव के लिए खतरा बन सकते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आदित्य राय रायपुर से हैं और नीतीश कुमार दिल्ली से है। सबसे पहले मैं आदित्य आपके पास आती हूं। जो ये स्थिति है, क्योंकि ये खतरनाक इसलिए है कि अब गांव में संक्रमण फैलने लगा है और नक्सली गांव में मौजूद हैं, जंगलों से भाग चुके हैं, तो प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रहा है? जी जसप्रीत, दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने जिस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर दिखाई थी, उसी वक्त दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों से अपील की थी कि वो तुरंत सरेंडर करें, सरकार उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी। लेकिन नक्सलियों की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। नक्सली पूरी तरीके से गांव-गांव में फैल चुके हैं और उनसे ग्रामीणों में ये संक्रमण बढ़ सकता है। जसप्रीत, ये वो इलाके हैं जो पहुंचविहीन है, जहां से शहरी इलाकों में या सड़क तक आने के लिए 14 से 15 घंटों तक का पैदल सफर तय करना पड़ता है। और अगर इन इलाकों में ये संक्रमण फैल गया तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, बस्तर के क्या हाल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली इलाका है, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक तौर पर अभी तक इसको लेकर कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है कि वो क्या इन जंगलों में जो ये गांव मौजूद है वहां पे किस तरीके की हेल्थ टीम भेजेगी या वहां पर हेल्थ का कोई कैंप अंदरूनी इलाकों में खोला जाएगा। इस तरीके की स्थिति अभी किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है। दंतेवाड़ा एसपी ने जरूर जो है नक्सलियों से समर्पण की अपील की है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जल्द से जल्द पुख्ता इंतजामात राज्य सरकार को बड़े स्तर पर करने होंगे, क्योंकि अगर जल्द से जल्द इंतजाम नहीं किए गए और कोरोना का संक्रमण तेजी से इन गांवों में फैला तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये इलाका पूरी तरीके से पहुंचविहीन है। अगर इस इलाके की वो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये इलाका करीबन 400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अबू जमाल का जो जंगल है उसका 70% एरिया अभी तक अनछुआ है। छत्तीसगढ़ तो के गंभीर है। आदित्य, हम नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से और वो संक्रमण को फैला भी रहे हैं, तो क्या अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पर पता चल पाया है कि इसमें कितने नक्सली शामिल हैं, नक्सली नेता? और अगर यही स्थिति रही तो नक्सलियों का जो किला है वो भी उखड़ सकता है। जी जसप्रीत, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी दो दिन पहले दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा था कि उनके संज्ञान में ये जानकारी है, उनके संज्ञान में ये तथ्य है कि करीब 400 नक्सली कोरोना पॉजिटिव हैं और 10 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। आप अगर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखें, जो जंगल है वहाँ के, वो एक इलाका है छत्तीसगढ़ में, उसको कोंटा कहते हैं। उसको 3 स्टेट का ट्रायड कहा जाता है। एक साइड मलकानगिरी है जहां उड़ीसा का इलाका, एक साइड आंध्र प्रदेश का इलाका है और एक साइड छत्तीसगढ़ का। ट्रायड कहा जाता है, त्रिकोण पर है। आप समझ सकती हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के जंगलों से कोरोना पॉजिटिव कोई नक्सली अगर आंध्र प्रदेश में भागता है या फिर उड़ीसा में भागता है तो वो 2 और स्टेटों में कोरोना फैला रहा है। जिस गांव में वो जाएगा, चाहे वो उड़ीसा में हो चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, वहाँ भी वो कोरोना फैला सकता है। तो ये स्थिति बहुत भयावह है कि ये इंटर स्टेट का मामला हो जाता है
और एक ही स्टेट में नहीं बल्कि दो साथ लगे हुए 2-3 स्टेटों में नक्सली कोरोना फैला सकते हैं। ये बहुत चिंता की बात है। और जो नक्सलियों के कई कमांडर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। नक्सलियों के पास दवाई नहीं है उसके इलाज के लिए। इसके अलावा उनके प्लाटून कमांडर्स कई और जो नक्सली हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें, खम्मम डिस्ट्रिक्ट की, और या फिर दूसरे इलाके की, या छत्तीसगढ़ में पश्चिमी इलाके की बात करें, पश्चिम बस्तर की बात करें, दक्षिण बस्तर की बात करें, या दरभा घाटी की बात करें, काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है। इलाज के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो गांव की ओर भाग रहे हैं। नीतीश, तो ये कहा जाएगा कि जो ये खतरा है वो एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसकी आंच 2 से 3 राज्यों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या रणनीति है सरकारों की? क्या कोई प्लान जिसको लेकर के शासन प्रशासन काम कर रहा है? देखिए, नक्सलियों को कहा गया है कि वो सरेंडर करें। उनका गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से इलाज कराएगी, राज्य सरकार उनका इलाज करवाएगी, उनको पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा, उनको किसी तरह का इनकाउंटर नहीं, उनको मारा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक नक्सलियों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वो गांव में जाकर चुपके से रह रहे हैं। गांव में जाहिर तौर से अगर वो गांव में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों से उनका संपर्क हुआ होगा, वहाँ कोरोना जो है फैल रहा होगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है अभी तक। नीतीश, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पाबंदी बढ़ी है। अब 1 जून तक पाबंदियां बढ़ाई गई है, सुबह 7 बजे तक। तो कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और सभी मंत्रियों ने यह सुझाव दिया था कि लॉकडाउन जैसी सख्ती को बढ़ाना चाहिए। और ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जून सुबह 7 बजे तक पाबंदियां बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं। और जो सुझाव सबकी तरफ से दिए गए थे, चाहे फिर वो महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री हैं, इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाना चाहिए, तो वो बढ़ा दी गई है। 1 जून तक पाबंदियां बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ चुकी हैं और 1 जून तक सुबह 7 बजे तक पाबंदियां रहेंगी पहले की तरह। जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो राशन की दुकान हो, दूध की दुकान हो, या फिर जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं वो ही सफ़र कर पाएंगे। और पहले से ज़्यादा नियम सख्त करने के लिए इसलिए कहा गया था तो ताकि लोग ढिलाई ना बढ़ते। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जो ये लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, तो क्या जो नियम पहले थे वही रहेंगे या फिर कुछ उसमें बदलाव हुआ है? देखिए जसवीर, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते आ रहे हैं उस पर किसी तरह से कम की जा सके। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी हद तक कामयाबी हुई है। जो पहले मार्च के महीने में जो मामले आ रहे थे उसमें कई हद तक जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जो कड़े नियम बनाए गए हैं, और महाराष्ट्र कई जिलों में कड़े लॉकडाउन के नियम को बनाए गए हैं, उसके तहत मामले कम भी हुए हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस के मामले अभी भी राज्य में काफी ज्यादा है और मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि जो लॉकडाउन और कड़े रेस्ट्रिक्शन 15 मई को खत्म होने वाले थे, उन्हें अब 15 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि 1 जून सुबह 7 बजे तक ये सारे नियम को सभी को पालन करना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, यानी कि सिर्फ 4 घंटे ही जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, दूध की दुकान, मटन शॉप या फिर जो भी एसेंशियल चीजें की दुकान है वो सिर्फ खुले रहेंगे। 11 बजे के बाद सब कुछ पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जो सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ है वही अब घर से बाहर निकल सकते हैं। प्राइवेट लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। तो जो पुराने नियम और रेस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन के जो नियम बनाए गए थे उसी को ही अब राज्य की जो जनता है उनको फॉलो करनी है। 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 जून सुबह 7 बजे तक ये रेस्ट्रिक्शन रहेंगे अब पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है विवेक। पीएम नरेंद्र मोदी 20 मई को देश के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर बातचीत करेंगे। यतेंद्र शर्मा की खबर है कि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होने वाले डीएम से उनके जिले के कोरोना हालात पर चर्चा करेंगे। पहले ग्रुप में 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारी शामिल होंगे। पहले दौर में जिन राज्यों के डीएम पीएम मोदी के साथ कोरोना पर चर्चा करेंगे उनमें बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर है कि भारत में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है।
वैक्सीन का ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा। मतलब ये कि जल्द ही 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना का टीका मिल जाएगा। ये वैक्सीन 2 डोज वाली होगी। पहले और दूसरे डोज के बीच 28 दिनों का अंतर जरूरी होगा। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों को ज्यादा खतरा होगा। ऐसे में अब कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है और फेज 2 ट्रायल को मंजूरी मिलने के बाद ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। भारत बायोटेक वैक्सीन का ट्रायल करेगा और जो जानकारी मिली है कि 2 से 18 साल के कोरोना का टीका उन लोगों को जल्द मिल जाएगा और 525 लोगों में ये ट्रायल होगा दूसरे फेज का, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद जगी है। महाराष्ट्र के पुणे में कई वैक्सीन सेंटर्स पर कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहां एक वैक्सीन सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक वैक्सीन सेंटर के बाहर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। ये सभी लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वहां आए थे। भीड़ की वजह से वैक्सीन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से कोरोना के नियम भी तार तार होते दिखाई दिए। यही नहीं, सेंटर पर कोवैक्सीन की कमी होने की वजह से लोग खफा भी दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आने शुरू हो गए हैं। राज्य में इस नई बीमारी से अब तक 14 मरीज मिले हैं और उनमें एक की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से इसकी रोकथाम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के बाद अब इस नई बीमारी के फैलने से लोगों में दहशत है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस से लोग बेहद डरे हुए हैं और ये उन लोगों को शिकार बना रही है बीमारी जिनको कोरोना हो चुका है, जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है। और अब तक 14 मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जिसमें से एक की मौत भी हुई है। और हमने देखा कि जो पहले मामले सामने आए थे कई दूसरे राज्यों से, इसमें कई लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई ब्लैक फंगस की वजह से और अलग अलग तरह के लक्षण लोगों में दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। और छत्तीसगढ़ में अब ब्लैक फंगस के 14 मरीज मिले हैं और बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस की वजह से एक की मौत भी हुई है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको ज्यादा खतरा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ड्रग्स जब्त हुई है। 250 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस ने बरामद की है, तो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 250 करोड़ की हेरोइन बरामद की है और इस बरामदगी के साथ ही 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है और 5 आरोपी 250 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कहां से ये बरामदगी हुई है? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 अफगानी मूल के नागरिक हैं, 2 कश्मीरी हैं और एक अन्य है। और इनके पास से 50 किलो जो उम्दा क्वालिटी की हेरोइन है उसे बरामद किया गया, जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत करीबन 250 करोड़ रुपए। और सबसे ताजुब की बात यह है जसप्रीत की, जिस दौरान देश के कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, उस दौरान ये ड्रग्स के जो माफिया या जो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोग थे, ये इन्हें दिल्ली तक ये ड्रग्स को लेके आया और यहाँ से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। दिल्ली पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, इनकी रिमांड लेगी कि किस रूट के जरिए ये ड्रग्स भारत पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक ये अफगानिस्तान के रूट से भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन जिस वक्त लॉकडाउन कई राज्यों में चल रहा है, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो किस रूट से, क्या ये समुद्र के रास्ते से या किस रूट से ये ड्रग्स जो है भारत में पहुंची थी और उसे दिल्ली से आगे कहां सप्लाई होना था, इस बात की तस्दीक जो है स्पेशल सेल कर रही है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो 2 कश्मीरी हैं, उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि ये ड्रग्स के पीछे कोई नार्को टेरर का एंगल तो नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस एक ऑफिशियल जानकारी भी थोड़ी देर के बाद जारी करेगी। ठीक है आनंद, तो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं 250 करोड़ की ड्रग्स के साथ। दिल्ली में ये बड़ी बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश में इंदौर के ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के आंकड़ों ने डराना शुरू किया है। इंदौर के सांबेर ब्लॉक में तो
संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। सावेर ब्लॉक में करीब 145 गांव हैं जिनमें कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने को गांव में कोरोना फैलने की वजह बताया है और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लोगों का आना जाना भी बंद है। ग्रामीण में अभी अगर देखा जाए तो 25% के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी अगर कहा जाए तो अभी डेथ जो हो रही है बट बहुत कम है, उसका आंकड़ा एकदम नील के बराबर है। जो अभी लास्ट मंथ की अगर अपन बात करते हैं तो 2490 के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस हैं 8%। और इसके अलावा देखा जाए डेथ का जो है हमारे पास अभी का जो आंकड़ा है लास्ट मंथ का वो 5 के आंकड़ा है। फर्स्ट जो किट जो है, जो 7 तरह की जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ पर हुआ वो वहीं किट लेगा, वहीं ट्रीटमेंट लेगा, घर भी होगा। इवन आप तो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे भी हमने कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए हैं। शहर में भी राधा स्वामी है। तो जो भी बंदा है, हमारी प्रायोरिटी है कि उठो उसको ले करके हम उसको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि वो घर से भी अलग हो जाएगा, घर में नहीं फैलने से रुकेगा। सर गांव में तो अब सिटी से ज़्यादा जागरूकता हो गई, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझा रही है, आंगनवाड़ी में जहाँ जो ऑफिस है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग समझा रहे हैं। और हर लोगों में अब डर का माहौल है, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा। तो अब तो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई गाँव में। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भोपाल से लाइव मौजूद है। मनोज, मध्य प्रदेश की स्थिति भी बुरी है और जो गांव में संक्रमण दर है वो भी बड़ी है। ऐसे में शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? इस वक्त हम आपको सीधी बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश के, खासतौर पर भोपाल को, जिनको कोरोना का इंचार्ज भी हैं और साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, ये गाँव में अब जो संक्रमण है कोरोना का, ये एक चिंता का सबब बन रहा है। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि पूरे देश में इस संक्रमण की जो लहर है इसका विस्तार गांव तक पहुंचा है और उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से अवेयर है। और इसीलिए हमने गांव में किल कोरोना अभियान शुरू किया है, जिसका हम 3rd फेज कर रहे हैं। पहले से हम करते आए हैं। किल कोरोना अभियान का मतलब यह है कि हम एक गाँव में, एक घर में हमारी टीम जा रही है जो सर्वे कर रही है, जिसमें हमारे प्रशासकीय कर्मचारी हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और विस्तारित रूप देखते हुए उस टीम में उस गांव के जो विशिष्ट जन हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो, सामाजिक संगठन का कोई मेंबर हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई मंदिर समिति का सदस्य, उसको भी जोड़ा है। ये टीम गांव-गांव में हर एक घर में जा रही है और इस बात को इंगित कर रही है कि गांव में क्या कोई कोरोना के लक्षण वाला मरीज है, जिसको सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार है, उसको तत्काल प्रभाव से मेडिकल किट दे रही है, जो कि ICMR और हमारे विशेषज्ञों ने प्रिस्क्राइब की है। और उसके साथ उसको मॉनिटर करके उनके टेस्ट करा रही है। टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं सर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है सर, जो हम गांव-गांव जाते हैं जब देखते हैं, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत उन अस्पतालों की हालत तो खराब है। कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ही यदि टेस्ट के बाद पहले दवाई देती है, टेस्ट कराती है और यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसको, यदि उसके लक्षण होम आइसोलेशन वाले हैं तो वहाँ रखते हैं। यदि उसके घर में होम आइसोलेशन के लायक जगह नहीं है तो हमने पूरे प्रदेश में लगभग 2,70,000 बिस्तरों के अलग अलग स्थान पर क्वारंटीन सेंटर बनाए, जहाँ भोजन, जहाँ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर लेके जाते हैं। और यदि किसी को इससे ज़्यादा लक्षण होते हैं तो हायर सेंटर में भी हम ट्रांसपोर्ट करके तत्काल प्रभाव से पहुँचाते हैं। तो गांव के संक्रमण को हम दोनों स्तर पर देख रहे हैं। एक तो संक्रमण बढ़े नहीं, चैन टूटे, कोरोना कर्फ्यू, बहुत सारे गाँव ने खुद ने इस बात को निश्चय किया है कि हमारे गांव में बाहर का कोई नहीं आएगा। वो कोरोना मुक्त अपने आप को घोषित कर चुके हैं। कोरोना की चेन को तोड़ना और जो संक्रमित हो गए उनका इलाज करना। सर, एक बड़ा सवाल है, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सब जगह हमने देखा, आपने देखा, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, वेंटिलेटर वाले बेड की कमी। ऐसे में ये गाँव का जो संक्रमण अगर फैल रहा है तो सरकार, ये जो जिसे कहते हैं ना कि बेहतर इलाज के लिए सरकार के पास क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, हमने जैसा बताया, हमने जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर हमने कोरोना सहायता केंद्र बनाए हैं। वहाँ से भी हम ये किट बांट रहे हैं। वहाँ पर तत्काल प्रभाव से हम इलाज शुरू कर रहे हैं।
दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर स्थानों पर सीटी स्कैन मशीन लग जाए हमारे सिविल अस्पतालों में, इसकी पूरी व्यवस्था की है। बिल्कुल, चलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। जो सरकार की व्यवस्था है वो भी अपने स्तर पर है, लेकिन जो गांव में संक्रमण दर बढ़ी है उसको काबू में करना बड़ी चुनौती है। शहरों में मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना अब गांव की दहलीज को पार कर चुका है। पिछले 1 महीने में देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके बाद अब गांव में कोरोना का संकट बढ़ चुका है। गांव में कोरोना के फैलने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। थैंक यू। सर, मेरे सवाल होगा, जिस तरह से वैक्सीन की कमी जो दिल्ली में हो रही है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम देते रहते हैं उस पर। सर, बीजेपी पार्टी वहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट को एक्यूज की है वैक्सीन पॉलिटिक्स के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे सर? वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जो कोविड से जो ऑर्गन्स है उसके लिए क्या प्लान किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है सर उसको लेकर? उसके लिए हमारे DCPCR और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में केसेस कम हुए हैं और जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो भी है, क्योंकि अब दिल्ली को जरूरत 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि 700 मीट्रिक टन की जरूरत नहीं है, जो बचती है ऑक्सीजन वो दूसरे राज्यों को दे दी जाए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार ने पहले वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था उसकी वजह से देश भर में वैक्सीन की कमी है, लेकिन अब हमने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के कोटा को घटाने को कहा है क्योंकि दिल्ली की जरूरत ऑक्सीजन की कम हुई है।
शहरों में मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना अब गांवों की दहलीज को पार कर चुका है। पिछले 1 महीने में देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके बाद अब गांव में कोरोना का संकट बढ़ा है। गांव में कोरोना के फैलने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। देश के करीब 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 1 महीने में कोरोना की रफ्तार काफी तेज देखी गई है। महाराष्ट्र के गांव में 9 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर 32% थी, जो कि 9 मई को बढ़कर 56% हो गई। इसी तरह से यूपी के गांव में 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 49% था, लेकिन 1 महीने यानी 9 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 65% पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया पे खबर भी चली, उसके बाद जो है यहाँ इंस्पेक्शन करने भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना लक्षण के बाद जिनकी मौत हुई है गांव वाले के दावे के मुताबिक। नरेंद्र भूषण जी, आप यहाँ पहुँचे, एक घर में भी गए जहाँ कोरोना से मरीज की मौत हुई थी, क्या कुछ देखने आए हैं? तो बेसिकली आपको पता है कोरोना की जो वेव सेकेंड वेव है जी, वो पहली वेव से बहुत खतरनाक है जी। इस बार 2-3 सिम्टम थे कि बहुत तेजी से फैला, संक्रमण क्षमता अधिक थी और तेजी से लोगों को प्रभावित किया। ऐसे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, अभी गांव में ये खबर आ रही थी कि इस गांव में कोरोना से काफी लोगों की जो है डेथ हुई है, उसको हम समझने आए हैं। बहुत लोगों की टेस्टिंग भी नहीं हुई है। कुछ लोग हैं, 3-4 लोग जो हमें जानकारी मिली जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन बहुत लोगों में लक्षण थे। टेस्टिंग का जो सिस्टम है, कल भी यहाँ पे 95 टेस्टिंग हुई है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। एंटीजन, हाँ एंटीजन जी, जो 5 लोग जिसमें पॉजिटिव आए हैं। सिस्टम ये है कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर टाइम हम सुरक्षा में रहें, जिसमें मास्क पहनना, डिस्टेंस बना के रखना, जैसा अभी हम कह रहे हैं सबको डिस्टेंस बनाकर रखना। परंतु यदि फिर भी किसी में लक्षण आते हैं तो उसमें आवश्यक है कि उसका जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी उसको टेस्टिंग हो, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर CHC बिशरक में रोजाना टेस्टिंग 10 से 5 होती है और उसके अलावा गांव-गांव में भी कभी कभी एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। कई लोगों की टेस्टिंग हुई, जैसे मैं अभी एक घर में गया, एक बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, पर दूसरे बच्चे के लक्षण निश्चित तौर पर कोरोना वाले थे। उसकी टेस्टिंग भी हुई, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, परंतु क्योंकि जैसा हुआ इसमें देखा गया कि यूथ को काफी अधिक अफेक्ट करा जाता है, तो उसको शायद बचाया नहीं जा सका। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो अलग है नरेंद्र जी, सबसे खास बात यह है कि उनके परिवार में कोरोना से मौत हुई, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्यों की अब तक टेस्टिंग नहीं हुई है, जो पहले होती रही है। नहीं, कल यहाँ इस गांव में टेस्टिंग हुई है। जिन परिवारों में पॉजिटिव आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की गई है। तो इस प्रकार से जो होम आइसोलेशन जो पेशेंट हैं या जो उनके घर के पॉजिटिव आते हैं, उनमें से जिसको सिम्टम आते हैं उसकी और आकस्मिक तौर पर पूरे गांव में एंटीजन टेस्टिंग वो करने का है, वो सिस्टम पे जोर दिया गया है। तकरीबन हर गांव में जहां पर ज्यादा केस आते हैं उनमें एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। तो इस गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ, गांव वालों ने बताया कि जो कोरोना इसमें हुआ है। डॉक्टर सुजिंदर मिश्रा जी साहब के सर्वे हुआ, सर्वे हुई है और टेस्टिंग भी हुई है। कल पहली बार टेस्टिंग है, कल पहली बार टेस्टिंग हुई है। उससे पहले कोई टेस्टिंग 9 टीवी की वजह से उन्होंने जो दिखाया उसकी बाद टेस्टिंग हुई है। देखिए, आप बता रहे हैं कि पहले सर्वे नहीं हुआ, सर्वे भी हुआ है और टेस्टिंग कल हुई है, जिसमें कि 115 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ राहुल जी, यहाँ क्या हुआ था? इस घर में हुई है, इसमें भी ये कैलाश वाले यही हैं? नहीं, दूसरे हैं, बीमार थे, इलाज नहीं मिल पाया। लक्षण था उनका, हाँ प्रॉब्लम थी इनका, काफी सांस लेने में दिक्कत थी इन्हें और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था इनका। मेल की फीमेल? मेल, और 38 के आसपास उम्र थी इनकी। ठीक है, ये इनकी। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र भूषण जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो घर में पहुंच रहे, लेकिन खबर चलने के बाद गाँव वालों का दावा है कि पहले से कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी। जब खबर चली तो लोग यहां पहुंच रहे, कोई सर्वे नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात की कोशिश जारी है, खासकर नोएडा से सटे गांव में, कि इस तरह के सर्वे किए जाए, टेस्टिंग की जाए। और न्यूज 18 इंडिया पे खबर चलने के बाद भी प्रशासन जो है हरकत में आया है। अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे छिड़काव की मशीन जो है उससे गांव के अलग अलग गलियों में छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारी पहुंच गए हैं उन घरों में जहां कोरोना के लक्षण से किसी की मौत हुई है या जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिनकी मौत हुई है। कैमरा पर्सन केटी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, खैरपुर गुर्जर।
शहरों में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब गांव भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। यूपी के उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसका असर गंगा किनारे के घाटों पर नजर आ रहा है। गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आलम यह है कि अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से कई लोग शवों को दफनाने के लिए मजबूर हैं। बताया गया कि उन्नाव के रोहतापुर घाट पर पिछले 1 महीने में करीब 300 शव दफनाए जा चुके हैं। वहीं उन्नाव के डीएम ने दफनाए गए लोगों की मौत की वजह कोरोना होने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तीन जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह के खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 1200 आ रहे हैं, तो 1 महीने में लगभग 300 से 350 तक 100 हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। नीरज, हम उन्नाव की रिपोर्ट देख रहे थे। हर जगह लगभग एक ही स्थिति है और जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर तो न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है और हमारे चैनल पर खबर दिखाने के बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और न्यूज़ 18 इंडिया पे खबर चलने के बाद ही पहुंचे और जब अधिकारी हरकत में आते हैं जसप्रीत तो व्यवस्था भी हरकत में आती है। आंगनबाड़ी की तमाम लोग यहां मौजूद हैं जो उन घरों में गई सीईओ के साथ जहां कोरोना मरीज थे, जिस घर में मौत हुई थी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, और ये लोग गाँव के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आज तो सीईओ भी पहुंचे तो क्या कुछ नया हुआ? छिड़काव भी देखा मैंने अभी सुबह जैसे ही आपका न्यूज़ चैनल यहाँ पहुँचा है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में पहुँचा है, तो यहाँ पे सीओ साहब सर्वे के लिए निकले हैं और सीओ साहब ने उन गांवों का, उन घरों का भी सर्वे, घरों में जा के भी चेक करे हैं जो मरीज यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं और बिगर कोरोना के भी हैं। तो उसकी सीओ साहब की बदौलत आज साफ सफाई वाले भी आए हैं और जो सैनिटाइजर करने वाले हैं वो भी आए हैं। आंगनबाड़ी के सदस्य जो हैं वो क्या करें? आप लोगों ने क्या किया आज गांव में? हमने यही किया है कि गांव में सीओ साहब के साथ ये बताया है कि ये कोरोना में मरे हैं और ये कोरोना में गए हैं और ये मतलब वो निकले हैं दूसरे, ये बता। आप लोग के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि इस गांव में कितने कोरोना पॉजिटिव से कोई मौत हुई है या कोरोना के जिनमें लक्षण थे उनकी मौत हुई है? सबके पास है? आप एक गांव में टोटल कितना है इस गांव में? हम एक गांव 1000 की आबादी पे हम एक बंदा काम करते हैं मतलब। तो आप देखती हैं वहाँ कितने लोग कोरोना पॉजिटिव या लक्षण वाले? मेरे यहाँ जो 5 लोग थे। 5? हाँ, इस टाइम वो रिकवर कर चुके हैं। सभी रिकवर कर? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आंकड़े भी हैं आंगनबाड़ी के सदस्य जो हैं, महिला सदस्य जो हैं, उनकी तरफ से आंकड़े भी मुहैया कराया गया है, लेकिन व्यवस्था हरकत में तभी आई है जब अधिकारी हरकत में आए और अधिकारी तभी हरकत में आए जब न्यूज़ 18 इंडिया पे खबर चली। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का सर्वे कर रही है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट भी मिल रही है। गांव में जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और उसके पीछे का मंतव्य यही है कि हम तत्काल प्रभाव से जो भी पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीटमेंट दें और इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का तांडव दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की दर तो 80% को भी पार कर चुकी है। 9 मई के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमण की दर 67% रही, जबकि राजस्थान के ही पाली जिले में 57% रही। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में कोरोना संक्रमण की दर 50% रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के विदिशा और शहडोल जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 48% थी।
हरियाणा की भिवानी में भी 9 मई को कोरोना की संक्रमण दर 48% थी, जबकि हरियाणा के ही सोनीपत में संक्रमण की दर 51% रही। नूह जिले में कोरोना फैलने की यह दर 53% रही, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में कोरोना की संक्रमण दर सबसे अधिक 81% दर्ज की गई। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। पंचायती राज मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों के गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में राज्यों से इन इलाकों में सैनिटाइज करवाने और पंचायतों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मदद देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया है और गांव के स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मुरादाबाद जिले के भी कई गांव में कोरोना के मामले बढ़े हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए कई तरह की तैयारियां भी हैं। प्रशासन की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं जो गांव में घर घर जाकर मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा और जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। तो कई गांव में कोरोना फैल चुका है और जो संक्रमण दर है वो भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार है उसने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि जो गांव है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए, जो पंचायतें हैं उनको मदद करनी चाहिए ताकि महामारी का खतरा कम किया जा सके। और बड़ी बात यह है कि लोग भी इस बीमारी को लेकर के गांव में जागरूक नहीं हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 4 टीमें सर्विलांस के लिए कम से कम लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में 100% राजस्व ग्रामों में 2 दिवस के अंदर टेस्टिंग की टीम के लिए 2 गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई हैं जो प्रत्येक राजस्व ग्राम का भ्रमण करके जो भी लक्षण युक्त रोगी होंगे उनको वो दवा भी देंगी जो हमारी मेडिसिन की किट है और उनका टेस्ट भी करेंगे। यूपी के लखीमपुर में भी कोरोना बेलगाम हो गया है। पूरे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में वहां इस महामारी की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले दहशत में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जो घोषणाएं की गई हैं उनके मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे जिनमें कमाने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा परिवार के बच्चों की भी पढ़ाई राज्य सरकार मुफ्त करवाएगी। यही नहीं, हर महीने ऐसे परिवारों को सरकार की तरफ से राशन भी दिया जाएगा। कैसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। आरामबाग इलाके में मौजूद एक वैक्सीन सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका लोगों को लगाया जा रहा है। बताया गया कि अगले 1 हफ्ते तक के स्लॉट यहां पर बुक हैं और एक दिन में करीब 800 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कई वो सेंटर्स जहां पर कोवैक्सीन लग रही थी वो बंद भी हो गए, लेकिन आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरामबाग के एक वैक्सीनेशन सेंटर की जो पूरी तरह से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग यहां पर आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अपना शो कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। यहां पर कोवैक्सीन लग रही है और ये सेंटर पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक के लिए
यहाँ पर स्लॉट्स बुक्ड हैं, यानी कि वैक्सीन को लेकर यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। साथ ही कल भी यहाँ पर इंजेक्शंस जो हैं, वैक्सीन जो हैं वो आई थी और आज भी यहाँ पर नए स्लॉट जो हैं वो वैक्सीन के आए हैं। ऐसे में इस सेंटर में वैक्सीन की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तमाम वो लोग जिनको स्लॉट मिले हैं वो आ रहे हैं और वैक्सीन लगा के घर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यूपी के मुरादाबाद जिले के कई गांवों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए कई तरह की तैयारियां भी हैं। प्रशासन की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं जो गांव में घर घर जाकर मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा और जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 4 टीमें सर्विलांस के लिए कम से कम लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में 100% राजस्व ग्रामों में 2 दिवस के अंदर टेस्टिंग की टीम के लिए 2 गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई हैं जो प्रत्येक राजस्व ग्राम का भ्रमण करके जो भी लक्षण युक्त रोगी होंगे उनको वो दवा भी देंगी जो हमारी मेडिसिन की किट है और उनका टेस्ट भी करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने उन लोगों की सख्ती दिखाई जो लोग लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू होने के बाद भी बेवजह अपने घरों से बाहर घूम रहे थे। शहर के एक इलाके में पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मचा। कई लोग तो पुलिस के टोकने पर उनसे ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठियां भी चलानी पड़ी। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को पीटा जबकि कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया।